नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM राजस्थान में एक सीट पर चुनाव है। अंता विधानसभा पर उपचुनाव है और दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी ताल ठोके हुए हैं। जीत का तीनों ही लोग दावा कर रहे हैं, तीनों ही प्रत्याशी जो है जीत का दावा कर रहे हैं अपना अपना। लेकिन इस बीच मुश्किलें बढ़ाई हैं बीजेपी के बागी उम्मीदवार जिन्होंने पर्चा भर दिया, और भी अन्य कई ऐसे उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस बीजेपी के साथ सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो नरेश मीणा पर टिकी हैं और बीजेपी के बागी उम्मीदवार रामपाल मेघवाल पर टिकी हुई हैं। और इन सब के बीच हनुमान बेनीवाल, जो कि तीसरे मोर्चे या तीसरे दल के रूप में अपने आप को राजस्थान में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी और सबकी निगाहें टिकी हैं कि वो आखिर किसके साथ जाएंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन धर्म जो उन्होंने केंद्र में जो उनका गठबंधन है उसको पालन करेंगे, या फिर राजस्थान में जिस तरीके से जब इससे पहले उपचुनाव हुए थे तब अलग अलग होकर लड़े थे, तो क्या इसमें भी वो किसी और के साथ जाएंगे, किसका समर्थन करेंगे। कई सारे सवाल हैं और नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल ने आज इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए और उस बयान के बाद अपने वरिष्ठ पत्रकार सीनियर मुनीस जी से समझेंगे कि हनुमान बेनीवाल के इस बयान के मायने किसके लिए फ़ायदेमंद, किसके लिए नुकसानदेह और नरेश मीणा का इसको कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले सुनिए हनुमान बेनीवाल का ये बयान। उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और इसी दिशा के अंदर हम लोग देखिए तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब गहलोत सरकार में जो भी पाप हुए उन पे FIR लग जाएगी। दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। हनुमान बेनीवाल को किसान और युवा की लड़ाई की रहता है, इतना अब क्या दोबारा होकार बढ़नी पड़ रही है आपको मजबूत आवश्यकता तो समय समय पे देखिए, सुनो, जब 1857 की क्रांति हुई, जब अंग्रेजों को भगाया, उसके बाद और क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ था। तो ये जो क्रांति है, ये ललकार, ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बार, 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देगा। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं छुपड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पग फेरा हो जाता है वहाँ बंटाधार होता है। आजकल में हम बात कर नहीं, दूरी मेरी इसलिए हाडोती काफी दूर है ना वहां से, तो हाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहां पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहां रहा नहीं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देकर आवश्यकता पड़ती में जाओ। नरेश मेरे नजदीक है काफी। तो सुना आपने हनुमान बेनीवाल को कि भाई वो नरेश मीणा उनके साथ जरूर हैं, वो हैं, लेकिन अब जो 3 लोग जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो 2-3 उम्मीदवार कद्दावर हैं, हनुमान बेनीवाल उनसे बातचीत करेंगे, उनमें से 2 लोगों से कहेंगे बैठ जाएं और किसी एक का समर्थन करेंगे। अब आपको बता दें कि 3 तो प्रबल दावेदार, एक बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और तीसरे निर्दलीय नरेश मीणा। क्योंकि नरेश मीणा ने तकरीबन 6 महीने पहले 3-4 महीने पहले इस बात का दावा कर दिया था कि भाई जब भी अंता का उपचुनाव होगा वो चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा से बैठने की बात करेंगे, क्या नरेश मीणा बैठेंगे? मुझे नहीं लगता। तो यानी तीसरे उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा की दावेदारी कन्फर्म है। अब सवाल उठता है कि क्या जो बीजेपी के बागी हैं रामपाल मेघवाल, क्या समझाइश करेंगे हनुमान बेनीवाल, उनसे बात करेंगे? क्योंकि वो 2013 में अटरू से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, 2018 में उनको टिकट नहीं मिला, फिर 2023 में भी वो टिकट मांगते रहे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने इस बार टिकट
कटने की अपनी नाराज़गी के चलते जो है वो अंता में निर्दलीय बागी होकर जो है पर्चा भर दिया। आज उनको लेकर जब मदन राठौर जी से सवाल किया गया कि भाई जो आपके बागी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने भी एक हिसाब से ये बोला कि भाई ठीक है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता। यानी बीजेपी कहीं ना कहीं उनको मनाने का प्रयास, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हाँ बीजेपी उनको मनाने का प्रयास करेगी और नाम वापसी तक हो सकता है कि शायद वो मान जाए। तो अब ऐसे में बीजेपी भी प्रयासरत है रामपाल मेघवाल जी को मनाने के लिए। इधर नरेश मीणा के साथ अगर हनुमान बेनीवाल आते हैं तो उनका भी प्रयास रहेगा कि भाई मेघवाल जी को मना लिया जाए। अब दोनों में किसकी बात मेघवाल जी समझते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प है और इसमें अब क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने जब ये बात कह दी कि वो जाएंगे अंता और बात करेंगे, प्रचार करेंगे, और इतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट इसलिए उन्होंने नहीं लिया कि भाई ठीक है वो क्योंकि उनके क्षेत्र से बहुत दूर का मामला है, वहाँ पर बीजेपी का गढ़, देखिए ये बात उन्होंने खुद मान ली कि हाँ वो भाई बीजेपी का गढ़ है। तो ऐसे में लड़ाई जो है वो टक्कर की होने वाली है, क्योंकि प्रमोद जैन भाया 2023 में इसी सीट से चुनाव हार चुके थे कंवरलाल मीणा से, जो कि अभी मौजूदा वक्त में खैर मौजूदा वक्त में तो वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन हाँ उनको 3 साल की सज़ा हुई और उनकी विदायगी जा चुकी है। तो अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल का ये दावा कि भाई ठीक है लड़ेंगे और उसके बाद 28 के लिए ताल ठोकना कि हाँ भाई 2028 में हम जो है कांग्रेस बीजेपी में से किसी एक की छुट्टी भी कर देंगे। तो अब वो किस तरीके से अपना कुनबा बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए अभी मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो मौजूदा वक्त में क्या अगर इतिहास देखा जाए राजस्थान की पॉलिटिक्स का, तो राजस्थान की राजनीति में सिर्फ 2 ही पार्टियां कहा जाए तो अब तक फ्रेम में दिखी हैं, या एक तरफ कांग्रेस या फिर बीजेपी, और सत्ता में भी हर 5 साल में इन्हीं दोनों का ही अस्तित्व नज़र आया है। तीसरे दल के रूप में राजस्थान में जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर अब तक उभर कर सामने आई उसमें आप बीएसपी का नाम ले सकते हैं, जब 2-2 बार उनके 6-6 विधायक जीत कर आए, लेकिन दोनों ही बार उनके विधायकों ने जीत कर आने के बाद कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा आपको बता दें कई बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने समय समय पर पार्टी से बगावत करी, बीजेपी से बगावत करी और अपनी पार्टी बनाई, लेकिन वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक अस्तित्व में नहीं रह पाए। इसमें आप किरोड़ीलाल मीणा का भी नाम ले सकते हैं, घनश्याम तिवारी का भी नाम ले सकते हैं, और भी कई नेता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी कभी बीजेपी में ही थे, बीजेपी छोड़कर वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर उन्होंने 2018 में अपनी आरएलपी पार्टी बनाई। 18 में उनको 3 विधायक उनके जीते थे, उसके बाद 2023 में वो संख्या घटकर 1 पर रह गई, और जब लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव की बारी आई तो वहाँ पर वो सीट भी बीजेपी हार गई, आरएलपी हार गई, जबकि वहाँ पे हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को खड़ा किया था। लेकिन खियूंसर की जनता ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। अब देखना यह है कि भाई हनुमान बेनीवाल अंता के सहारे किसी एक कैंडिडेट अगर वो नरेश मीणा जीतते हैं तो क्या उनके सहारे वो विधानसभा में अपनी उपस्थिति मौजूद कराना चाहेंगे। वो बात अलग है कि नरेश मीणा ने किसी पार्टी का दामन नहीं थामा, ना वो आरएलपी की तरफ गए, ना वो बीएपी की तरफ गए, और उनको तो ऑफर आरएलडी से भी था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरना ही बेहतर समझा, क्योंकि नरेश मीणा का भी प्लान है कि भाई 2028 तक नरेश मीणा जो उन्होंने भगत सिंह सेना बनाई है वो उसके ज़रिए राजस्थान में अगले 2.5 साल में जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और उनका प्लान है कि हाँ अगर कुछ बड़ा नहीं हो सका 2028 चुनाव से पहले तो फिर भगत सिंह सेना ही अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, और फिर वो अगर वो जीतते हैं फिर वो तय करेंगे कि राजस्थान की सरकार का भविष्य कौन होगा। अब इसमें कई सारे नाम आ जाते हैं। 28 की लड़ाई तो खैर अभी बहुत टाइम है,
2.5-3 साल के लगभग पूरा वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में अंता की जीत, जहां कांग्रेस बीजेपी में कई दिग्गज चेहरों के लिए भी साख बन चुका है, वहीं नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल भी जिस तरीके से अंता से 28 का प्लान कर रहे हैं, वो जरूर अपने आप में चर्चा का विषय है कि भाई क्योंकि नरेश मीणा ने बोल भी रखा है कि भाई अगर वो अंता जीतते हैं तो वो 28 के लिए प्लान करेंगे, अगर वो अंता की जनता उनका साथ नहीं देती है फिर वो देखेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। मतलब उनका एक मन ये भी है कि भाई शायद अगर अंता की जनता ने उनका साथ नहीं दिया तो वो इस चुनावी पचड़े में ही आगे ना पड़े, क्योंकि देखिए इससे पहले उन्होंने छबड़ा का चुनाव लड़ा जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा 2023 में। 2024 में उन्होंने देवली उनियारा से ताल ठोकी, लेकिन वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। खैर वो दोनों ही बार ऐसी थी। खैर दोनों बार क्या, ये तीसरी बार भी ऐसा है जब वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और वो बागी होकर फिर चुनाव मैदान में उतरे। अब जब देवली उनियारा में वो चुनाव मैदान में उतरे थे तो उन पर एक आरोप ये भी लगा कि भाई बीजेपी ने उनको बैकडोर से सपोर्ट किया, और ये आरोप विपक्ष तो लगाता ही लगाता था। खुद किरोड़ीलाल मीणा जी ने जयपुर की एक सभा में कहा कि भाई जब दिल्ली वालों का मुझे फ़ोन आया कि तुम क्यों नरेश मीणा से मिलने गए थे, तो हमने कहा कि भाई हम तो मिलने ही गए, आपने तो चुनाव तक लड़वाया उनको। तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, किरोड़ीलाल मीणा जी ने उसको खुद स्वीकार कर लिया। तो अब देखिए नरेश मीणा की साथ हनुमान बेनीवाल आएंगे। वैसे उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा कि वो नरेश मीणा के लिए ही जाएंगे और बात करेंगे, उन्होंने अपने 2-3 उम्मीदवारों के नाम बताए। लेकिन इधर हाँ, प्रमोद जैन भाया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि भले ही बीजेपी के बागी बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ा रहे हों, नरेश मीणा को अभी वो साथ नहीं मिल पा रहा है उन लोगों का जिनके जरिए वो चाहते थे कि वो आएँ भाई उनका प्रचार करें। तो ऐसे में ये लग रहा था कि प्रमोद जैन भाया का रास्ता बड़ा साफ है, लेकिन प्रमोद जैन भाया के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। पहला झटका तो उन्हें आज इस बात का लगा कि उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया जिन्होंने नामांकन किया था, वो नामांकन रद्द हो गया। अब वो जानबूझ के कुछ गलतियां करी गई ताकि नामांकन रद्द हो जाए, और आखिर भरवाया क्यों गया था, ये भी अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। खुद प्रमोद जैन भाया ने 3 बार अपना नामांकन भरा था कि भाई एक में गलती हो तो दूसरा एक्सेप्ट हो, दूसरे में गलती हो तीसरा एक्सेप्ट हो। ये वैसे होता है, कई नेता करते हैं कि वो 3-3 बार नामांकन करते हैं कि हाँ अगर एक आदमी में किसी में गलती हो तो वो चुनाव प्रक्रिया से ना बाहर हो जाएं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें एक झटका तो उनको ज़रूर लगा। लेकिन हाँ, प्रमोद जैन भाया जिस तरीके से अभी तक अपने बाकी दोनों जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आगे हैं, वो अपने आप में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि भाई पूरा कांग्रेस का जाजम जो है वो एक जाजम पर उस वक्त नेता नज़र आए जब उनका नामांकन था, और बीजेपी पे यही वो आरोप भी लगाते हैं कि भाई बीजेपी का कोई बड़ा नेता अपने उम्मीदवार के नामांकन में शामिल नहीं हुआ। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा बीजेपी कांग्रेस के लिए, कहें प्रमोद जैन भाया के लिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा। खैर अब बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन देखिए अब 11 तारीख को जब मतदान होगा और 14 तारीख को जब मतगणना होगी तो सब कुछ दूध और पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो TV9 राजस्थान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी चुनावी चौसर में कई सारी चालें बाकी हैं और हर दिन एक नई चाल आपके लिए लेके आएंगे इसी समय 8 PM में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।